आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसके विषय में बहुत दिनों पहले से चर्चा हो जाना चाहिए थी, क्योंकि स्थितियां सरकार बनने को लेकर बनती और बिगड़ती रही थी। लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट यह है कि हमारे पड़ोसी मित्र मुल्क नेपाल के अंदर जो सरकार बनी है वो सरकार एक गठबंधन की सरकार है, और उस गठबंधन की सरकार में जिन लोगों ने सत्ता को साझा किया है वे लोग चीन के समर्थक माने जाते हैं, या यूं कहिए कि चीन के समर्थन वाले लोग जो हैं वो वर्तमान में नेपाल के अंदर सरकार पर हैं। हालांकि इस घटना को सुनने से पूर्व मैं पहले ही आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, और वो आप लोग इस तरह से इसको समझकर चलें कि नेपाल भारत का मित्र राष्ट्र है। कुछ लोगों की मंशा भारत और नेपाल की दोस्ती को तोड़ने की हो सकती है, उसे ध्यान में रखते हुए आप इस घटना को ना सुने, है ना, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी जनता, चाहे वो भारत की हो चाहे वो नेपाल की हो, वो दोनों को एक साथ देखना चाहती है। भारत में बहुत सारे नेपाली लोग काम करते हैं और बहुत सारे नेपाली भारत की सेना में भी हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप नेपाल के प्रति किसी भी प्रकार का भाव लाएं तो पहले ये समझिए कि हम लोग बहुत पुराने, जब से मतलब एक तरह से सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के साथी हैं। इसलिए आप इस खबर को केवल इसलिए सुने कि नेपाल के अंदर किस तरह से चीन इंटरफेयर कर रहा है ना। इसको भारत के विरोध में नेपाल को ना देख लें और इस खबर को पूरी तरह से समझने का प्रयास करें। मैंने इसलिए आपको ये पहले बताया, पता चले कि आप भावावेश में आकर के नेपाल और नेपाल के जो आपके साथी साथ में रह रहे हैं उनके साथ आप दुर्व्यवहार करें, ऐसा नहीं है। ये लंबे समय से हमारे साथ में है और हम लोग इनके साथ में बहुत लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए। पुष्पकमल दहल प्रचंड जो है वो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और इनको बनाने में जिनका साथ इन्हें मिला है वो मिला है केपी शर्मा ओली का। यानी एक प्रकार से यूं समझिए कि वो ओली जिनकी वजह से वो काला पानी विवाद, मैप का विवाद, ये जो सब चढ़ा था, जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया था, वो वापस सत्ता में आ गए हैं। हालांकि ओली प्रधानमंत्री नहीं बने हैं फिलहाल के लिए, लेकिन जिस प्रकार का गठबंधन हुआ है उसे देखते हुए 2.5 साल पहले प्रचंड सरकार में प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद में जो बाकी 2.5 साल बचे रहेंगे उस समय केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री रहेंगे। अर्थात दो लोग एक साथ दो पदों को साझा कर रहे हैं। ठीक है, और अपने अपने द्वारा 2.5 साल के लिए इस कार्यकाल को साझा किया जा रहा है। तो एक्स मॉइस्ट रिबेल लीडर प्रचंड बिकम नेपाल पीएम फॉर द थर्ड टाइम, ये बात आपको सुननी है। ये तस्वीर काफी ज्यादा मायने रखती है। एक तरफ आपको केपी शर्मा ओली दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ पुष्पकमल दहल प्रचंड। इन्हें हम प्रचंड नाम से और इन्हें हम ओली नाम से संबोधित करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये दो लोग आपको यहां पर देखने हैं। तो फिलहाल के लिए यहां पर आपके सामने ये विद्या देवी भंडारी हैं, यहां की राष्ट्रपति हैं। इनके द्वारा इन्हें सत्ता बनाने के लिए आमंत्रित किया गया, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया, और ये तस्वीरें यहां से बाहर निकल के आती हैं क्योंकि रविवार यानी कि कल इनके पास सरकार का अपना बहुमत सिद्ध करने का आखिरी टाइम था और इस समय से पूर्व ये जाकर के अपना समर्थन करके आ चुके हैं। यानी कि हमारे पास इतने सांसद, इतने विधायक टाइप से जो भी संख्या है वो दिखा करके अपनी सरकार का वो दिए आए हैं कि साहब हम सरकार बना रहे हैं। तो एक तरह से प्रचंड तीसरे अपने कार्यकाल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। उम्मीद है यहां तक की तो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब ये सारी बातें समझने के लिए कुछ बातें हम समझते हैं। मैं इस जगह पर वापस लौटूंगा, लेकिन पहले आपको एक बार के लिए इस समीकरण को देखना चाहिए। देखिए, नेपाल के अंदर 275 सीटें होती हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन होता है। समथिंग लाइक हमारी लोकसभा है ना, जैसे हमारे यहां पर लोकसभा है, इनके यहां की प्रतिनिधि सभा है। उस प्रतिनिधि सभा, जिसको कि आप रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स के साथ में लोअर हाउस कहते हैं, इसमें 275 मेंबर्स में से 165 तो सीधे जैसे अपने यहां फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से चुने जाते हैं और 110 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चुन के आते हैं। कुल मिलाकर आप 275 पर फोकस करिए फिलहाल के लिए। जैसे हमारे यहां राज्यसभा यानी अपर हाउस होता है, ऐसे इनके यहां पर अपर हाउस में 59 मेंबर होते हैं। फिलहाल ये कैसे चुनकर आते हैं, क्या करके आते हैं, ये मैंने पहले भी सेशन किया हुआ है, आप वहां पर भी देख लें। इस नंबर पर आप फोकस करें 275 पर। अच्छा, अब ये जो 275 का फिगर है, ऑब्वियस है कि इसमें से आधे से अधिक जिनके पास होगा उसी का बहुमत होगा। तो आधे से अधिक दैट इज 138 जिनके पास होगा वे सरकार बनाएंगे, अर्थात बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। 138 का बहुमत लेने के लिए अब जो और लोग हैं उनकी सीट भी देख ली जाए। तो देखिए, इन 275 में से सबसे ज्यादा जो सीटें मिली दैट इज नेपाली कांग्रेस, यानी 89 सीटें। ये कौन है? ये वही शेरबहादुर देउबा जो कि वर्तमान में पीएम थे यहां पे। उनकी सीट, उनकी जो पार्टी है उसको सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अर्थात
गठबंधन की सरकार बनना तय थी। कौन कौन सी पार्टियां हैं यहां पे? तो देखिए, ये तो हो गई नेपाली कांग्रेस, जिसे भारत समर्थक माना जाता है, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें थी। इसके अलावा यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनियनिस्ट, मार्क्सवादी, लेनिनिस्ट, ये है ओली की पार्टी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई, जिसको यहां पर 78 सीटें दी गई। तीसरी पार्टी है प्रचंड की पार्टी, जो कि 32 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। आप विचार करिए, 275 सीटों में से 32 सीटें लेकर जो व्यक्ति आ रहा है, लेकिन ऐसे नंबर लेके आ रहा है कि वो जिस भी व्यक्ति के साथ जुड़ जाएगा उन्हें सरकार बनाने में फायदा दे जाएगा। तभी तो बार्गेनिंग पावर जबरदस्त हो गई। 32 सीटें हैं, लेकिन आप सोच कर देखिए कि नेपाल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 32 सीटों वाला व्यक्ति, जो ऑलमोस्ट 10% सीटें रखने वाला व्यक्ति जो है, वो नेपाल का 2.5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहने वाला है, क्योंकि ये व्यक्ति ओली और नेपाली कांग्रेस के देउबा, इन दोनों को प्रधानमंत्री बनाने की क्षमता रखता था। मतलब ये सीटें इनके साथ जुड़ जाएं, बाकी तो और छोटे मोटी पार्टियां हैं वो तो जुड़ ही जाएंगी, लेकिन ये नंबर ऐसा था कि ये जिसके साथ भी जुड़ेगा उसकी सरकार बनाने में काम आ जाएगा। भाई की बार्गेनिंग पावर देखो, ये 32 सीटें लेकर पहले पहुंचा नेपाली इसके पास में, देउबा के पास में, और देउबा से जाकर कहा कि भाई मैं आपको अपना समर्थन देकर पीएम बना सकता हूं। बोले बहुत बढ़िया, बनाओ पीएम, लेकिन कंडीशन यह है कि मुझे 2.5 साल तक प्रधानमंत्री बनना है। नेपाली देउबा ने कहा कि यार एक बात बताओ, मेरे पास 90 सीटें आ रही हैं, तुम्हारे पास 32 सीटें आ रही हैं, किस आधार पर मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बनाऊं? बोले नहीं, प्रधानमंत्री तो बनना है, लेकिन प्रधानमंत्री 2.5 साल के लिए बनना है, और तीसरा पॉइंट, पहले बनना है, यानी कि बैटिंग पहले मैं करूंगा। ये वो वाली बात नहीं होती, क्रिकेट खेलते समय बल्ला लेके भाग गया कोई दोस्त आपका, ये वो वाला दोस्त है कि बैटिंग पहले मैं करूंगा। तो प्रचंड ने जब इनके सामने ये ऑफर दिया, इन्होंने इनकार कर दिया कि यार सॉरी, तुम तुम्हारा काम करो, कोई और मिल जाए उसके साथ चले जाओ। फिर प्रचंड निकलते हैं और प्रचंड जाते हैं ओली के पास। ओली जो कि 2 साल से सत्ता से दूर चल रहे हैं, काफी देर से देउबा अपनी सत्ता चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में ओली के पास पहुंचते हैं। ओली इनकी सारी कंडीशन मान जाते हैं कि यार आ जाओ, अपन दोनों मिल लेते हैं, 2-4 अपने इधर से पार्टी उठा लेंगे, 135 का फिगर क्रॉस करना है, 138 तक पहुंचना है, पहुंच जाएंगे। तुम्हें प्रधानमंत्री रहना है, 2.5 साल के लिए तुम प्रधानमंत्री रह लो। यानी इस बार ओली की सीट पर सवार कौन हुए हैं? प्रचंड। तभी मैं बोल रहा हूं, ये जो व्यक्ति किंग मेकर बन के आया है, ये दोनों पार्टियों से पहले बार्गेनिंग किया, ये वाली पार्टी मान गई तो 2.5 साल के लिए प्रधानमंत्री बन गया, और ऐसा करके इतनी कम सीटों के साथ ये व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा है। यानी कि एक ऐसा प्रेशर ग्रुप है नेपाल के अंदर ये व्यक्ति, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओवादी पार्टी के नाम से जाना जाता है, माओवादी सेंटर के नाम से जाना जाता है, ये मार्क्सवादी लेनिनिस्ट नाम से जाना जाता है। ये हिंसात्मक प्रवृत्ति वाला साम्यवाद है और ये शांतिप्रिय साम्यवाद है। दोनों ने मिलकर एक बार पहले भी सरकार बनाई हुई है, ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन पहले जब बनाई थी तब ये भाई जो है दूर होके भाग गया था। इस बार ये पहले बैटिंग कर रहा है, और हो सकता है कि ओली को 2.5 साल बाद का वादा तो कर दिया है, पता नहीं सत्ता देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहां जो कैलकुलेशन आपके समझ में आ गई होगी, वो सारी कैलकुलेशन हमने लिखित में आपको दी हुई है, उससे आपको जानने से कोई खास मतलब है नहीं इनके देश में क्या हुआ, कैसे हुआ। हालांकि वो सब बातें हमने यहां लिख के दी हैं, आपको पढ़ना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर मैं ये सारी लिखित में जानकारी आप तक भेज दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक की सरकार की कहानी क्लियर हो गई। इनका पुराना इतिहास भी रहा है, ऐसा नहीं है कि ये लोग पहली बार सरकार बना रहे हैं आपस में, नहीं। पहले दोनों ने अपनी साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल नाम से ही दोनों की पार्टी है, सीपीएन यूएमएल है एक का नाम, मार्क्सवादी लेनिनवादी, और दूसरी का नाम है माओवादी। दोनों की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, दोनों मर्ज होकर के एक बार सीपीएन इकलौती यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल भी बना चुकी हैं और बनकर के सरकार भी चला चुकी हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये दोनों अलग अलग पार्टी होते हुए पार्टी का मर्जर नहीं किए हैं, सरकार के लिए एक दूसरे के साथ आ गए हैं। सवाल बड़ा है, इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, चूंकि ओली हमेशा भारत विरोध के लिए जाने जाते हैं, भारत के विरोध में नारे देना, भारत के विरोध में लोगों को भड़काना, है ना, और ऐसी स्थिति में जब अपना काला पानी वाला जो विवाद हुआ था उस समय अपने मैप को बदल देना, कई जगह भारत विरोधी बयानबाजी करना, इसके लिए ये काफी अच्छे से जाने जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि यहां से आगे भी ये अपनी इस मंशा में कामयाब होंगे
और आगे बढ़कर के फिर से इसी प्रकार की हरकतें करेंगे। लेकिन इनकी पॉलिटिक्स जो है वो टिकी ही इस बात पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही नेपाल की जनता का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मैंने अगेन आपसे कहा 275 में से 78 सीटें हैं इनके पास। इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि नेपाल की जनता का प्रतिनिधि ये हो गए हैं, है ना। तो इस तरह से आप ना सोचें। हालांकि हमने इसके बारे में ऑलरेडी कई सेशन किए हुए हैं, समय मिल जाए तो आप इन्हें देख लेना। हमने नेपाल के बारे में काफी सारी बातें आपको की हैं। लिपुलेख, काला पानी, लिम्पुधुरा, इसको लेकर के क्या विवाद हुआ था, कब हुआ था, तो इतना सा ब्रीफ में जान लीजिए कि 8 मई को भारत ने लिपुलेख और धाराचूला के बीच में एक सड़क का निर्माण किया था। उसके बाद में 18 मई को नेपाल ने विरोध करना शुरू किया था। पीछे की जानकारी निकल कर आई कि चीन के बहकावे में आकर के इन्होंने भारत का विरोध करना शुरू किया है। इसके बाद इन्होंने अपना एक नया मैप जारी कर दिया। मैप के अंदर बताया कि यह हिस्सा हमारा है। अब वो सब चीजें तो चलती रही। उनकी पार्लियामेंट से भी मैप को केपी शर्मा ओली ने पास करवा दिया, विवाद होते रहे। भारत ने कहा कि हर बार इस मुद्दे को बैठकर सुलझाएंगे, इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल के लिए जो नेपाल की सरकार बनकर आई है उसके लिए कुछ और बड़ी चुनौतियां हैं जो कि मैप के विवाद से या बाउंड्री विवाद से काफी बड़ी हैं। जैसे फिलहाल के लिए नेपाल की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए। चूंकि कोरोना की वापस से सुगबुगाहट होना शुरू हो गई है, तो फिर टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि नेपाल जो है वो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, लैंडलॉक कंट्री है। तो कैसे टूरिस्ट को अपने यहां पर बुलाया जाए ताकि खुद की इकोनॉमी आगे बढ़े। महंगाई और करप्शन से कैसे मुकाबला किया जाए, ये कुछ खास मुद्दे हैं जिनके ऊपर नेपाल की सरकार को फिलहाल काम करना है, क्योंकि इनके देश में ऑलरेडी काफी अस्थिरता है। 1990 से लेकर अब तक 32 सरकारें बन चुकी हैं। विचार कर देखें, 1990 से लेकर अभी तक साल भी 32 हुए हैं और सरकारें भी 32 बन चुकी हैं। 2008 के बाद तो 10 बार सरकारें बदल गई हैं। यानी कि वापस से यहां स्थिर सरकार बनेगी इसकी संभावना नगण्य है। लेकिन हम तो उम्मीद करते हैं कि नेपाल को स्थिर सरकार मिले। स्थिर सरकार, अब होता क्या है ना कि सरकार में जो ऊपर बैठते हैं उनसे कुछ लोग, जिनकी नीचे की या फिर यूं समझिए कि जो आम जनता है वो समझती है कि अब हमारी जैसी सरकार आ गई है, हमारे लिए सरकार ने ये सब काम किए। सरकार को तो जीतना था, चुनाव जीतने थे, तो उन्होंने राजनीति कर ली। बॉर्डर एरियाज पर कुछ क्लैशेस देखे गए हैं। उत्तराखंड एरिया के अंदर इंडिया में जो लोग काला पानी, मतलब जो ये नदी है हमारी काली नदी, इसके बॉर्डर पर कुछ दीवार बनाने का काम कर रहे हैं। नेपाल के साइड के जो लोग हैं उन्होंने पथराव किया है। पथराव करने की घटना कई बार हुई है इन दिनों में। इंडियन वर्कर्स के ऊपर मतलब स्टोन फेंके गए हैं नेपाल की साइड से कि वो काम नहीं करने दे रहे हैं इस जगह पर जहां पर काला पानी पर रिवर की वॉल कंस्ट्रक्ट हो रही है। वहां पर नेपाल की साइड से कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि भड़क करके काम करते हैं, यानी जिनको भड़का दिया जाता है। हो सकता है कि इसमें भी कुछ लोग जो असामाजिक तत्व होते हैं उनका कुछ हाथ हो। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा कि ये छोटी सी घटना है। नेपाल और भारत के रिश्ते बड़े पुराने हैं, है ना। दूसरी बड़ी बात, इसमें एक चीज और समझ कर चलें। भारत ने भी हालांकि कहा है कि हम अपने समकक्ष अधिकारियों से नेपाल में बात करके इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं इन्हें रुकवाने का काम करेंगे। अखबारों में सुर्खियां हैं कि नेपाल लोकल पेल्स स्टोन एट वर्कर एंड पिथौरागढ़। अब ये नासमझी है। जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं भारत के ऊपर, नेपाल के जो लोग हैं वो इतने नासमझ हैं कि आप विचार करिए कि यदि भारत की सरकार के द्वारा या भारत के अधिकारियों के द्वारा एक ब्रिज जो उस जगह से कनेक्ट करके इंडिया को जोड़ता है उस पर पाबंदी लगा दी जाए तो बहुत से घरों के अंदर चूल्हे नहीं जलेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेपाल से निकलकर भारत की सीमा में काम करने आते हैं। बहुत से नेपाली भाई बहन ऐसे हैं जो भारत में वर्क करने के लिए आए हुए हैं। तो इन लोगों की वजह से बाकी नेपालियों के पेट पर लात पड़ती है। ये ठीक शोभा नहीं देता है ना। तो हमें बड़ेपन का मतलब वो दिखाना है, बड़प्पन दिखाना है, और इन जैसे लोगों की समझ के कारण रिश्तों में आप खराबी ना लेकर आए। फिलहाल के लिए ये जानकारी है, ठीक है। हमारे जो यहाँ के सीएम है उत्तराखंड के, उन्होंने भी कहा है कि भाई इंडियन वर्कर्स पर जो वो हो रहा है वॉन्ट अफेक्ट बॉन्ड विद नेपाल, इससे हमारे नेपाल के साथ संबंध खराब नहीं होंगे। और इस बीच में रक्षा मंत्री ने भी अपना बयान दिया है और कहा है कि ठीक है, ये जो बात है ये नोटेबल है, हमने नोटिस की है इस बात को, लेकिन नेपाल इज आवर फ्रेंड, नेपाल भारत का दोस्त है। इट इज लाइक आवर फैमिली, हमारे परिवार जैसा है। इफ देयर एनी डिस्प्यूट वी विल सॉल्व इट टुगेदर, और अगर हमारे साथ में यहाँ कोई डिस्प्यूट है तो हम उसे बैठ करके सुलझा लेंगे। तो उम्मीद है कि आप सब साथी भी इस घटना को पूरी तरह से सकारात्मक रूप से लेते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। यूज माई रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन दीज टाइप ऑफ बैचेस, जो कि इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा यूपीएससी कैटेगरी के अंदर प्लस और आइकॉनिक के नाम से चलाए जा रहे हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आरंभ नाम से एक बैच है सीएसई प्रीलिम्स 2024 के लिए, दिसंबर 2022 में अभी बैच शुरू हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आरंभ हिंदी और इंग्लिश मिक्स भाषा में शुरू किया गया बैच है, आप इसे ज्वाइन करें। और जो मंथली फीस है, बिना ब्याज के जो फीस आपको अवेलेबल है, दैट इज 4,364 रुपीज़। इजी EMI ऑप्शंस के साथ आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।